नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। जैसा कि आप लोग सेशन देखे ही होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 तो डाला जा रहा है और उसका प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया गया है। तो अभी हम लोग आज का क्लास कर रहे हैं टेक्नीशियन यानी इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जो 50 मार्क्स के एग्ज़ाम में पूछे जाएगा उसका क्लास कर रहे हैं। आज का क्लास पार्ट 2 होगा। तो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं पहले वाले वीडियो को तो जाकर प्लीज़ देखिए, उसके बाद पार्ट 2 क्लास देखिए। सीधा पढ़ाई, नो बकवास। ये रिवीजन का समय है और जल्द ही बस टेक्नीशियन का ही एग्ज़ाम बच गया। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा और एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी की संख्या भी थी, तो आप लोग लगे रहिए। और इस चैनल पर और एक चीज़ और, अभी हम लोग नहीं वीडियो देखें तो देख लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे वो भी डाला गया है। तो भी नहीं देखें तो देख लीजिए। कल के क्लास में हम लोग पढ़ा रहे थे जब हिंदी और जीके, तो उसमें एक क्वेश्चन कट गया था, कंप्यूटर से रिलेटेड था। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि MS एक्सेल 2010 में मौजूद स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो सभी लोग इस बात से अवगत होंगे कि MS एक्सेल 2010 में यानी कॉलम पूछ रहा है। कॉलमों की संख्या 16,384 होता है। कितना होता है? 16,384 होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। आपसे पूछे जाएगा रो की संख्या क्या है। MS एक्सेल 2010 में रो की संख्या आपसे कभी कभी पूछा जाएगा डायरेक्ट, तो 10,48,576 है। कितना है? 10,48,576 आप लोग मौखिक याद रखिए। चलिए अब हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन से रूबरू होते हैं, दर्शन करते हैं। बस सीधा एकदम पढ़ने, रिवीजन है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हमको बोलने के पहले आप लोग जवाब दीजिएगा, मन में जवाब दीजिएगा या कमेंट में जवाब दीजिएगा और पढ़ते चलिए। क्वेश्चन है कि किसी SR चालक में 4 परत है तो कुल चालकों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है कि किसी SR चालक में 4 परत है और उसमें स्तंभों की उसमें कुल चालकों की संख्या पूछ रहा है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा 37। क्या हो जाएगा जी? 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। सही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल क्या है कि विनिर्माता द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 250 ओम प्रति किलोमीटर भी निर्दिष्ट किया गया है, तो 200 मीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि विनिर्माता द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 250 ओम प्रति किलोमीटर निर्दिष्ट किया गया है, तो 200 मीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। आप लोग पढ़े होंगे तो इसे ज़रूर आप लोग सोल्व कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसका सही जवाब होगा 1250। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं तो आपको इंसुलेशन प्रतिरोध 250 ओम है और आपको 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो R1 बराबर 250, L1 बराबर 1000 मीटर, L2 बराबर 200 मीटर। तो R2 पूछ रहा है तो R1 बटा R2 बराबर L2 बटा L1 लीजिए ना, हम बनाइए देते हैं। चलिए 250 बटा R2 कीजिए, इधर 200 बटा 1000 लिखिए। बस इतना करके आप लोग काट किट मारा पीटी करके आंसर 1250 लान दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ है। तो आप लोग जानते ही होंगे, पढ़े होंगे बड़े विस्तार से। तो ओवरहेड वितरण में लाइनों में केबल का लाभ यह है कि यह भीड़ भाड़ वाले इलाकों में प्रयोग किया जा सकता है। देखते हैं आपके ग्रामीण क्षेत्र में पोल पर जो तार टंगा जाता है तो कवर वाला रहता है, वही कह रहे कि ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ है। तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये तार टंगेगा तो गिरेगा भी, तो खतरा होने के चांसेस कम रहेगा। सीधा याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न, लोड सेल है एक। बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए 2 सवाल एक ही जैसा पूछा। लोड सेल है एक। लोड सेल क्या है जी? ये है स्ट्रेन गेज है। क्या है? स्ट्रेन गेज है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है। ट्रांसफार्मर की जो कोर का निर्माण होता है सबसे उपयुक्त सामग्री होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट स्टील। क्या होता है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट स्टील ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री में से एक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 56 यानी 56।
कह रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि क्या है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि क्या है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कैपेसिटर स्टार्ट विधि। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना है तो कैपेसिटर स्टार्ट विधि ही उपयुक्त विधि है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 फेज इन्वर्टर के परिचालन की विद्या है। बस ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें कुछ दिमाग लगाना है जी, याद रहेगा, सीधा आंसर को टिपना है। कह रहा है कि 3 फेज इन्वर्टर के परिचालन की विद्या क्या है, तो उसमें 120 डिग्री। कल के क्लास में भी मैंने एक क्वेश्चन को पढ़ाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नहीं देखे हैं तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि पार्ट 1 से देखिए, पार्ट 2 समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 250 वोल्ट 1000 लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध पूछ रहा है जी, तब प्रतिरोध आप लोग नहीं निकाल लीजिएगा। प्रतिरोध निकलता है भी आपको V बराबर V गुने V बटा आर, यानी कि P बराबर V स्क्वायर बटा आर हो जाएगा। तो 250 गुने आपको 250 बटा 100 काटिएगा, तो अब 25 में 25 से गुना किया तो 625 आ जाएगा मेरे भाई ओम। ऑप्शन नंबर सी। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर VI, V बराबर IR। लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं। तो I बराबर V बटा आर होता है, बस और कुछ करना थोड़े है। नेक्स्ट सवाल है, कोई डीसी शंट हल्के लोड पर चल रही है, यदि फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तब क्या होगा। कोई डीसी शंट हल्के लोड पर चल रही है, बहुत हल्का लोड दिया गया और उसकी वाइंडिंग खुल जाए तब क्या होगा। तब होगा नहीं, तब उसमें क्या होगा, मोटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। 59 नंबर। नेक्स्ट है, मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है हानियों को घटाकर। सॉरी दोस्त, थोड़ा फोन हो गया है, मौसम चेंज है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर की स्पीड क्या है। श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर की स्पीड क्या है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्लक्स घटने के साथ बढ़ती है। अब आ जाइए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर। सवाल नंबर 62, किसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनलों को उल्टा कर दिया जाता है, मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनलों को उल्टा कर दिया जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, तो सही जवाब होगा क्या, कि यह उसी दिशा में चलेगी। क्या है जगह, यह उसी दिशा में चलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, बी वर्ग की डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित में अधिक तापमान जाने की अनुमति नहीं है। बी वर्ग की डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित में अधिक तापमान जाने की अनुमति नहीं है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 105 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों, प्रश्न है कि 25 MW पावर प्लांट की अधिकतम मांग 20 MW है एवं वार्षिक लोड गुणांक 50% है, तो औसत मांग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन को सोल्व करने की ज़रूरत है, मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ। कह रहा है कि अधिकतम मांग इसका कितना है जी, तो अधिकतम मांग 20 है, 20 MW है और लोड इसका 50% गुणांक है। प्लांट की क्षमता है 25 MW। तो फार्मूला होता है कि गुणांक बराबर लोड गुणांक बराबर, यानी लोड फैक्टर बराबर LF बराबर औसत मांग बटा अधिकतम मांग। औसत मांग क्या है जी, तो औसत मांग बराबर हम लोग तिरछा भी लिख सकते हैं, लोड गुणांक गुने अधिकतम मांग। 0.5 में हम लोग 20 से गुना करके निकाल देंगे ना 10 MW, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा जी। आप लोग सभी लोग पढ़े हुए, ज़्यादा इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है छेड़छाड़, बस सीधा क्वेश्चन देखना है। एग्जाम में इतना तो टाइम मिलेगा नहीं, सीधा जवाब देना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में किस मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण अधिकतम होगा। ये हम लोग प्लेटफार्म के बुक से कर रहे हैं, रुकुमणि प्रकाशन से कर रहे हैं, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। निम्न में से किस मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण अधिकतम होगा। ये होगा इसमें यूनिवर्सल मोटर का बल आघूर्ण अधिकतम होगा जी। क्या होगा, बल आघूर्ण अधिकतम होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है कि निम्न में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैपेसिटर रन मोटर जो है से चलेगी। नेक्स्ट सवाल है, आप लोग साथियों अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग से मैं कुछ कहता नहीं, जब पढ़ाता हूँ तभी बीच में बोलता हूँ,
और वीडियो यदि मेरा पसंद आता है तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जो विद्यार्थी अभी नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, उन लोगों से भी चर्चा कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो को देखें और पढ़ें। क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को भी करते चलते हैं। क्वेश्चन है कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक वाइंडिंग समानता उस समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों में एक निश्चित स्पीड आ जाती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटर स्टार्ट हुआ कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट हुआ कैपेसिटर रन मोटर। जैसा कि आप लोगों ने पहले वाले वीडियो को देखा, बहुत ही अच्छा लगा हमें कि आप लोग भारी संख्या में आए और वीडियो को देखें। और सबसे बड़ी बात, आप लोग कंजूसी की है कि जितना वीडियो देखें लाइक भी नहीं करते। लाइक करने में आपके पास में लाइक बटन रहता है, उसको सिर्फ क्लिक करना है। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई कोई ख़राब चीज़ होता है, कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता है। एक लाइक ही करना है। जब भी क्लास देखिएगा तो आज से याद रख लीजिए कि सर बोले हैं लाइक करने के लिए एक लाइक कर देना है। वीडियो को लास्ट में देखते देखते चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल पढ़िए। क्या करा है कि एक सब स्टेशन में कुल पावर इनपुट 1000 kW है और 3 लोड फीडर्स पर वास्तव में बिल्ड पावर 400 kW है, 200 kW और 250 kW है। टेक्निकल लॉसेंस इनपुट पावर का 10% मानते हुए इनपुट पावर के प्रतिशत के रूप में पावर चोरी कितनी है। बस इसको आप लोग स्क्रीनशॉट सीधा गते दबाइए, मैं इसे आंसर बताता हूँ, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5%। दबा लीजिए ऑप्शन सी 5%। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है? सबसे कम मोटर शोर करने वाला हिस्टेरिसिस मोटर होता है जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंप के फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं हो सकता? तो लैंप में फिलामेंट के लिए प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। नाइक्रोम का फिलामेंट जल जाता है जी, इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग जो है हीटर के कॉइल तार के रूप में किया जाता है, नहीं हार्ड में जलता नहीं है। नाइक्रोम का जो प्रयोग है, जो हीटर यानी ज़्यादा जो अधिकतम तापमान दे उसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी 200 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है। प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत होने पर यह बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और टाइम पूछ रहा है ना, समय तक। तो टी बराबर हो जाएगा 1000 × 50, 500 बटा 100 × 100। इसका कुछ फार्मूला भी आता है, विद्युत ऊर्जा बराबर VLT होता है, तो टी बराबर E बटा VI आप लोग पढ़े होंगे। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 50 घंटे। पढ़ना तो पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, चलिए 50 घंटे समय है नहीं उतना। नेक्स्ट है कि एक विभो ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वोल्टेज का मान ज्ञात करें जब प्रणाली वोल्टेज 600 वोल्ट है, टर्न अनुपात 107 है, तो ट्रांसफार्मर की प्रतिशत वोल्टेज त्रुटि 7% है। जब इसे सोल्व करने लग जाए तो 50 क्वेश्चन आपको 1 घंटा 1.5 घंटा में सोल्व होगा मेरे साथियों। सीधा मैं इसे आंसर आपको टिक आउट करवाता हूँ। ऑप्शन नंबर सी आप लोग लगा लीजिए, 57.4 होगा, 57.4 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आमतौर पर निम्न में से किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है? वाह, नहीं मेरे साथियों, क्या मैंने क्वेश्चन बताया, इसका जवाब सही बताया कि नहीं बताया? ठीक है, 57.4 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आमतौर पर निम्न में से किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, 4 फेज 4 वायर का नहीं किया जाता। 3 फेज 3 वायर क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोत्कर्षों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सप्लाई को रोक देती है? कौन सी रोक सकती है? तो ये आपको श्रेणी रिएक्टर ही रोक सकती, सीरीज रिएक्टर कर सकते हैं हम लोग इंग्लिश में। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबू तो नहीं है लेकिन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे भाई कि परिपथ वियोजक की वियोजन क्षमता आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। कह रहा है कि परिपथ वियोजक की वियोजन क्षमता आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेगावोल्ट एम्पियर में। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशेषित करता है तब उसका रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित हो जाता है। कौन सा कलर हो जाता है? तो नीले से बदलकर हो जाता है आपका गुलाबी हो जाता है। दोस्तों इतनी गर्मी है कि इसमें हम लोग पंखा बंद करके रिकॉर्डिंग करते हैं। गर्मी तो लगता ही है, शुरू में तो नहीं लगा था लेकिन अब लगने लगता है तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, बोलने में भी पढ़ाने में भी।
खैर कोई बात नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ना, किसी भी चीज़ के लिए तो मेहनत करना पड़ता है। आप लोग खैर पढ़िए, कहीं भी रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विशुद्ध धारिता पर प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल इस प्रकार लगाया गया है कि धारिता प्रतिघात 10 ओम हो जाए, आवृत्ति यदि दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिघात हो जाएगा। देखिए 10 ओम हो जाए, आवृत्ति को दोगुनी कर दिया जाए तो प्रतिघात का मान क्या हो जाएगा जी? ये प्रतिघात का मान 5 ओम हो जाएगा, याद रखिएगा सीधा। नेक्स्ट प्रश्न है डीसी मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच डिवाइडिंग कहलाती है जब? डीसी मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच डिवाइडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है जी? वाइंडिंग पिच पोल पिच कहलाती है। वाइंडिंग पिच पोल पिच कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत चुंबक के सामर्थ्य परिवर्तित की जा सकते हैं। क्या परिवर्तित की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी, या तो करंट या वाइंडिंग टर्न में परिवर्तन द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट है कि 4 पोल 5 हॉर्स पावर 3 फेज 50 साइकिल 400 वोल्ट प्रेरण के मोटर तुल्यकालिक स्पीड क्या होगी? इसको कैलकुलेशन है 120/P होगा, 120 × 5/4 इसको कर देना है, आ जाएगा रिजल्ट 1500 RPM। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 81, 3 फेज प्रेरण मोटर की स्पीड होती है। 3 फेज प्रेरण मोटर की स्पीड क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तुल्यकालिक स्पीड से कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा फास्ट चलेंगे आप लोग। 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो स्टार्टर इसमें से कौन सा नहीं है जी? चुनिए, आपका हो जाएगा डी नंबर, 3 पॉइंट स्टार्टर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थ वायर की पहचान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ण कोड है। तो अर्थ वायर की पहचान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ण कोड हरा है जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय विद्युत नियम 1956 में कौन से नियमों में ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई दी गई है? निचले चालक की भूमि से ऊंचाई दी गई 1956 में। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे साथियों नियम 77, रूल 77, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ऑसिलेटर परिवर्तित करता है। ऑसिलेटर क्या परिवर्तित करता है जी? ये क्षीण सिग्नल को परिवर्तित सिग्नल में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? प्लास्टिक नहीं है। क्या नहीं है? प्लास्टिक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 1 किलोवाट लौह 6 आयरन 6 और 2 किलोवाट पूर्ण भार तांबा 6 वाले 100 kVA ट्रांसफार्मर के मामले में अधिकतम दक्षता कितने भार पर होगी? मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, नींद आ रहा है तो सोतिए नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 70.60 kVA। नेक्स्ट प्रश्न है, बस अंत भला तो सब वाला 2-4 गो है, देख लीजिए। परिपथ AC हो या DC, किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से प्रवाहित धारा का परिणाम घटने से सबसे प्रभावी क्या होता है? तो सबसे प्रभावी क्या होता है जी? ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक सरल कैपेसिटर में 2 प्लेटें होती है जो निम्नलिखित द्वारा पृथक रहती है। क्या रहती है? आपका सही जवाब हो जाएगा प्रतिरोधक, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पैराविद्युत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि केबल में जोर लगाने आम बिजली प्रयोजनों, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो प्रयोजनों में फ्लक्स के रूप में निम्न पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो केबल में जोर लगाने वाला क्या जवाब हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा रेजिन। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊपर नहीं जाइए, स्क्रॉल नहीं हुई है। द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है। क्या करता है नियंत्रित जी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक तार को 2 स्थिति में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सप्लायर फ्यूज जो शील्ड होता है क्या लगा होता है? तो सप्लायर फ्यूज के शील्ड में ऑप्शन नंबर ए हो जाता है एनर्जी मीटर के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि वोल्टमीटर प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है, क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर 2 पर पंखा को चालू कीजिए, गर्मी थोड़ा ज़्यादा ही है तो थोड़ा सा गर्मी है, नॉइस जाएगा वॉइस, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिए। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी में फेरों की संख्या अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 पर चला सकते हैं, 2 पर चलेगा नहीं साथियों। नेक्स्ट है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को निम्नलिखित समीकरण के संक्षेप में दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है जी? तो फार्मूला E/d/dt, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 वोल्टमीटर प्रति मिनट 120 दोलन दर्ज करता है। जब उसे एक इंडक्शन मोटर प्लेट से जोड़ा जाता है तो मीटर को स्लिप क्या होगी यदि आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो?
120 दोलन दर्ज करता है जब उसे एक इंडक्शन प्रेरण मोटर से जोड़ा जाता है तो मीटर की स्लिप क्या होगी। आवृत्ति दिया हुआ है जी 50 हर्ट्ज है, तो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4% हो जाएगा। कैसे, 120/60 हम लोग करेंगे वाले प्रति सेकेंड है तो उसको बदलेंगे ना जी, तो 2 घंटा आएगा, घंटा में बदलने के लिए हम लोग तो 60 से देंगे। आवृत्ति भी 50 हर्ट्ज है तो 100 बराबर होता है 2/50 × 100। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग तो करेंगे ना 100 से, तो 4% इसका जवाब निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋणात्मक ताप गुणक निम्न में से किसका होता है। तो ऋणात्मक ताप गुणक जो है सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को क्या करते हैं। तो सेकेंडरी परिपथ को हम लोग करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नहीं होगा, सी हो जाएगा, नहीं खुला और नहीं लघुपथन रखा जाता है। और नेक्स्ट है कि यदि पूर्ण लोड के 7/8 ट्रांसफार्मर की ताम्र हानि 4900 W हो तो उसके पूर्ण लोड पर ताम्र हानि होगी, क्या हानि होगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6400 W। टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा शांति माइंड करके पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कि किसी 4 पोल वाले वेव बाउंड आर्मेचर में 51 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक है। यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 375 भी है तो 150 RPM में प्रति पोल फ्लक्स ज्ञात। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, सोल्व करके आंसर जरूर भेजिएगा। 7.35 MWB होगा। नेक्स्ट है कि एक प्रत्यावर्तक में यदि वाइंडिंग को 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री द्वारा शॉर्ट पिच किया जाता है तो पिच फैक्टर का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, एकदम डायरेक्ट पूछता है। पिच फैक्टर 90 डिग्री होता 0.707 होता है। पॉइंट लग जाए तो उसके बाद डिजिट एक डिजिट पढ़ा जाता है, 707 नहीं कर सकते, 707 कहा जाता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो ज़रूर, हमें उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा ही लगा होगा। टेक्नीशियन का क्वेश्चन है तो कितना भी आप पढ़िएगा तो जल्दी नहीं पढ़ पाइएगा, इसको शांति से पढ़ना पड़ता है। जीके का है नहीं कि डायरेक्ट पढ़े और जवाब दे, तो पढ़ने में भी टाइम लगता है, तो समय तो लगेगा, पढ़ना ही है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिए और एक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, ठीक है।